HR सिनेकोर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित इतिहास और युद्ध से जुड़ी 2001 की फिल्म एनिमी एट द गेट्स की कहानी दिखाने वाला हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। 1942 में जर्मनी द्वारा सोवियत यूनियन पर हमले के एक साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेड आर्मी का सिपाही वासिली जायत्सेव स्टालिनग्राद जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी यादों में बस वही पल ताजा है जब उसके दादा ने उसे शिकार के दौरान राइफल चलाना सिखाया था। ट्रेन में उसके साथ सैकड़ों सैनिक होते हैं और कई आम नागरिक भी, जिनमें तानिया चरनोवा भी शामिल है। वासिली उसे नोटिस करता है लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं करता। यात्रा के बीच में नागरिकों को उतार दिया जाता है जबकि सैनिकों को सीधे स्टालिनग्राद की भयंकर लड़ाई के बीच उतार दिया जाता है। फ्रंट लाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव में चढ़ना पड़ता है और दुश्मन इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। जैसे ही नावें दिखती हैं, उन पर बम गिराता है और गोलियां चलाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। यह देखकर कुछ भागने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन भगोड़ा समझकर उनके अपने ही अफसर उन्हें गोली मार देते हैं। डॉक पर पहुंचने के बाद हर दो सैनिकों में से सिर्फ एक को राइफल दी जाती है, दूसरे को सिर्फ गोलियां दी जाती हैं और आदेश दिया जाता है कि वह राइफल वाले सैनिक के पीछे चले। इसके बाद पूरे समूह को एक आत्मघाती हमले में धकेला जाता है जिसे जर्मन आसानी से कुचल देते हैं। वासिली, जिसके पास सिर्फ गोलियां थीं, जमीन से चिपककर और मरा हुआ होने का नाटक करके किसी तरह बच जाता है। जल्द ही पूरा इलाका लाशों से भर जाता है और कोई जिंदा नहीं दिखता। कुछ देर बाद एक कार वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक टैंक का गोला उसे उड़ा देता है। कार से कमिसार दानिलोव निकलते हैं, जो भागकर एक फव्वारे में जाकर लाशों के बीच छिप जाते हैं। जर्मन सैनिक वहां से गुजरते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए लाशों पर गोलियां चलाते हैं कि कोई जीवित न बचा हो, लेकिन चमत्कारिक रूप से दानिलोव बच जाते हैं। जैसे ही जर्मन आगे बढ़ जाते हैं, दानिलोव एक लाश से राइफल उठाकर पास की बिल्डिंग में दिख रहे जर्मन सैनिकों पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइफल में गोलियां नहीं होती। तभी उन्हें एहसास होता है कि फव्वारे में वह अकेले नहीं है, वासिली भी वहीं छिपा हुआ है। वासिली उससे राइफल मांगता है ताकि वह अपनी गोलियां उसमें लोड कर सके। वासिली उसे यह भी बताता है कि उसे किसी विस्फोट के बाद गोली चलानी चाहिए ताकि आवाज दब जाए, लेकिन दानिलोव राजनीतिक अधिकारी होने की वजह से हथियार चलाने में अनुभवी नहीं है, इसलिए राइफल वापस वासिली को दे देता है। वासिली फव्वारे की दीवार में बने एक छेद के पीछे पोजीशन ले लेता है और पहली ही धमाके की आवाज पर वह जर्मन सैनिकों को एक एक करके सिर में गोली मारकर खत्म कर देता है। कुछ घंटों बाद दोनों को बचाकर हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर दानिलोव वासिली की इस वीरता की कहानी छापकर पर्चों में बांट देता है। कई दिन बाद चेयरमैन निकिता ख्रुश्चेव स्टालिनग्राद पहुंचते हैं ताकि शहर की रक्षा का नेतृत्व कर सकें, क्योंकि स्टालिनग्राद स्टालिन की शक्ति का प्रतीक है और इसे खोया नहीं जा सकता। एक और हार की खबर सुनकर ख्रुश्चेव बेहद गुस्सा होते हैं और सभी अधिकारियों से हौसला बढ़ाने के नए तरीके पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर सैनिक वही पुराने बेकार तरीके सुझाते हैं। लेकिन दानिलोव एक अलग सुझाव देता है। वह कहता है कि डर और सजा की जगह लोगों को उम्मीद दी जानी चाहिए। उन्हें एक हीरो की जरूरत है जो देश की रक्षा के लिए प्रेरणा बने, और उसके पास इस काम के लिए सबसे सही हीरो है। दानिलोव का सुझाव मंजूर हो जाता है और उसे सीनियर लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। अब वासिली का चेहरा अखबारों में छपने लगता है। वह एक राष्ट्रीय हीरो और सेना की प्रोपेगेंडा का चेहरा बन जाता है। एक दिन एक मिशन के दौरान वासिली और उसकी टीम को एक छोटा लड़का साशा फिलिपोव मिलता है, जो वासिली का बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह वासिली को अपने घर खाने पर बुलाता है, जहां उसकी माँ उसे उनके देश के लिए किए गए काम के बदले खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद दानिलोव भी वहां पहुंचता है और वासिली को देश भर से आए उसके चाहने वालों के पत्र लाकर देता है। प्रोपेगेंडा की रणनीति बनाए रखने के लिए दानिलोव उसे सारे पत्रों के जवाब देने को कहता है और लिखने में उसकी मदद भी करता है। कुछ देर बाद वहां तानिया भी पहुंचती है, वही लड़की जिसे वासिली ने ट्रेन में देखा था। वह साशा के लिए बहन जैसी है और अब स्थानीय मिलिशिया में एक प्राइवेट के तौर पर काम करती है। वह जर्मन भाषा भी बेहतरीन तरीके से बोलती है, क्योंकि उसने यह भाषा यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। दानिलोव उसे भर्ती करना चाहता है क्योंकि उन्हें ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो जर्मन भाषा समझ सकें, लेकिन तानिया यहीं रहकर लड़ना चाहती है, खासकर इसलिए क्योंकि लोकल मिलिशिया में मर्दों की भारी कमी है। दानिलोव जब उसे समझाता है कि जर्मन इंटेल को डिकोड करके वह कितनी बड़ी मदद कर सकती है और यह भी कि हर एक जर्मन बोलने वाले के बदले वह 1 दर्जन सोल्जर भेजेगा, तब जाकर तानिया अपना फैसला बदलती है। उधर जर्मन आर्मी वासिली और उसकी स्नाइपर टीम के हाथों हो रहे नुकसान से परेशान होने लगी है, इसलिए वे जर्मन मेजर एरविन कोनिक को बुलाते हैं, जो एक मशहूर निशानेबाज और जोसन में जर्मन आर्मी स्नाइपर स्कूल के हेड हैं। कोनिक को वासिली को मारने का टास्क दिया जाता है और वह एक ऐसा प्लान तैयार करता है जिससे वासिली खुद उसके जाल में फंसकर उसके पास आए। कुछ घंटों बाद वासिली को उसकी टीम उठाकर जगाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर वाले सेक्टर में कुछ गड़बड़ है। वासिली खिड़की में दिख रही एक परछाई पर गोली चलाता है और एक हेलमेट गिरता है तो उसे लगता है कि उसने दुश्मन को मार गिराया है। वह लुडमिला को साथ लेकर बॉडी ढूंढने जाता है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जो साथी पीछे रह जाता है वह तुरंत गोली का निशाना बनता है। वासिली और लुडमिला डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर चुपके से घूमते हुए खिड़की तक पहुंचते हैं, मगर वहां उन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने स्नाइपर समझा था वह एक मैनिक्विन है, एक चाल, एक ट्रैप। जमीन पर पड़ा सिगरेट बट देखकर वासिली समझ जाता है कि दुश्मन अभी भी वहीं कहीं मौजूद है और उन्हें देख रहा है। वह लुडमिला से कहता है कि उन्हें शांत रहकर सोचना चाहिए कि कैसे निकलना है, लेकिन तभी ऊपर से प्लेन बमबारी करते हुए आते हैं और डर के मारे लुडमिला भागती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोनिग उसे गोली मार देता है, लेकिन वासिली किसी तरह बचकर निकल जाता है। कोनिग अपने ठिकाने पर लौटता है और वहां उसका जूता साफ करने वाला लड़का साशा फिलिपोव
फिलिपोव मिलता है, जो मासूम बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में खाना पाने के बदले कोनिक को वासिली की जानकारी देता है ताकि मेजर उस पर भरोसा करे और अपने प्लान उसके साथ शेयर करे। जब रेड आर्मी को पता चलता है कि जर्मन अब कोनिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे वासिली की मदद के लिए उसका एक पुराना स्टूडेंट कोलिकोव भेजते हैं ताकि वह वासिली को सिखाए कि कोनिक कैसे सोचता है और उसे कैसे हराया जा सकता है। फील्ड पर लौटने से पहले वासिली को एक स्पेशल पार्टी में शामिल होना पड़ता है, जो सिर्फ उसके सम्मान में रखी गई है। तान्या को सलाम करने के बाद क्रुश्चेव उसे रिपोर्टर्स के पास घसीट कर ले जाता है, सवालों का जवाब देने, तस्वीरें खिंचवाने और एक विशाल स्टालिन पेंटिंग के सामने खड़े होने के लिए। उस तस्वीर को देखकर वासिली को अपने दादा की दी हुई शूटिंग की पहली ट्रेनिंग याद आती है, जब वह अपनी पहली गोली चूक गया था और एक भेड़िया उनके घोड़े तक पहुंच गया था। कुछ दिन बाद वासिली, कोलिकोव और टीम का एक और साथी वोलोदिया एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, जहां बताया गया है कि कोनिक छिपा हो सकता है। वे सावधानी से अंदर बढ़ते हैं और एक बॉडी मिलती है जो उसी तरह सेट की गई है जैसे पिछली चाल, जिसका मतलब है वे सही रास्ते पर हैं। खुले एरिया को क्रॉस करते हुए वे दुश्मन की गोलियों से किसी तरह बच जाते हैं और 2 रिपेयर वर्करों को खत्म कर देते हैं। डिनर टाइम आते ही वोलोदिया अपना गर्म किया हुआ सूप लेने जाता है, लेकिन रास्ते में पकड़ा जाता है। कोनिक और उसकी टीम उससे वासिली का ठिकाना उगलवाने की कोशिश करते हैं और जब वह नहीं बोलता तो वे उसे अपने आदमी जैसा कपड़ा पहनाकर बाहर भेजते हैं। कोलिकोव उसे देखते ही गोली मार देता है, बिना जाने कि वह उनका ही साथी था, ताकि दुश्मन को लगे कि उनका ठिकाना सामने आ गया है और वह जवाब में गोली चलाए। लेकिन कोनिक इस चाल में नहीं फंसता। दोनों स्नाइपर प्लान बदलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक खुले फर्श वाले हिस्से को पार करते हैं, कोनिक मौके का फायदा उठाकर कोलिकोव को मार देता है। हालांकि वासिली किसी तरह बच निकलता है। वासिली और कोनिक की ये लगातार चलती बिल्ली चूहे की लड़ाई बहुत लंबी खींचने लगी है और इससे क्रुश्चेव की झुंझलाहट दानिलोव पर उतरने लगी है। मीटिंग के बाद दानिलोव तान्या के पास एक तोहफा लेकर जाता है और उसे रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चौंका देती है, यह कहकर कि उसने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर दी है। कुछ घंटे बाद वासिली हेडक्वार्टर लौटता है और उसका मूड बहुत खराब है। आज उसने जो शॉट देखा है वैसा पहले कभी नहीं देखा और उसे लगता है कि कोनिक शायद उससे बहुत आगे है। दानिलोव उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें नई जानकारी मिल रही है और अगली बार वासिली एक नहीं बल्कि कई कदम आगे होगा, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं। बदले में वह उससे एक मदद मांगता है कि वह तान्या को रोके और उसे ट्रांसफर लेने से मना करे। वासिली जब तान्या से बात करता है तो वह बताती है कि आज सुबह उसने जाना कि उसके माता पिता को जर्मनों ने कैदियों के एक समूह के साथ मार दिया और अब वह बदला लेने के लिए वहीं जाने की सोच रही है। उसकी पीड़ा समझकर वासिली उसे कोलिकोव की राइफल दे देता है। साशा दोनों को जानकारी देता है और इस तरह कोनिक और वासिली एक ही छोड़ी हुई बिल्डिंग में पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे को सरप्राइज करने की उम्मीद में। कोनिक एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा होता है, तभी वासिली और उसका स्नाइपर साथी अंदर घुसते हैं और पाइपों के पीछे छुप जाते हैं। पाइपों में हुई हल्की सी हलचल से कोनिक को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोनिक गोली चला देता है, जिससे वासिली की राइफल उसके हाथ से छूट जाती है और उसका साथी घायल हो जाता है। वासिली अपने साथी को मुख्यालय वापस भेज देता है क्योंकि वह उस हालत में कुछ नहीं कर सकता। स्नाइपर वापस पाइप में लौटने लगता है और इसी बीच वासिली अपनी राइफल वापस खींचने की कोशिश करता है। वह एक रस्सी को चाकू से बांधकर राइफल पर फेंकता है ताकि उसे अपनी ओर खींच सके, लेकिन जैसे तैसे जब उसका वार सही जगह पर पड़ता है, कोनिक एक आसान सी गोली से रस्सी काट देता है। कुछ ही देर बाद जर्मन विमानों की बमबारी से कांच की छत टूट जाती है और टूटे हुए टुकड़े वासिली के सामने गिरते हैं, जिससे कोनिक को उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। उधर मुख्यालय में दानिलोव तान्या को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे लड़ना नहीं चाहिए, उसकी प्रतिभा बुद्धि वाले कामों में ज्यादा कीमती है। तभी घायल स्नाइपर लौट कर आता है और उन्हें सारी घटना बताता है। यह सुनते ही तान्या बिना हिचकिचाए उसी पाइप रास्ते से वासिली की मदद करने निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वासिली उसे देखता है, वह उसे वहीं रुक जाने और उसकी योजना का पालन करने के लिए कहता है। जैसे कोनिक कांच के टुकड़े से वासिली पर नजर रख रहा था, वैसे ही वासिली भी एक टुकड़े से कोनिक को देख रहा था और इसी वजह से उसे कोनिक की सही जगह का पता चल जाता है। वह तान्या से कहता है कि एक और कांच का टुकड़ा उठाए और उसे ऐसे घुमाए कि उस पर पड़ने वाली रोशनी सीधे कोनिक की आंखों में चमक जाए। इस चकाचौंध में वासिली सुरक्षित रूप से अपनी राइफल वापस उठा लेता है और गोली चलाता है। वह कोनिक को मार नहीं पाता, लेकिन उसके हाथ में चोट जरूर पहुंचा देता है। बाद में जब वासिली और तान्या मुख्यालय लौटते हैं तो बाकी सैनिकों के साथ जिंदा होने की खुशी मनाते हैं और फिर दोनों कम्युनल बैरक के बीचों बीच चादरों के नीचे छुपकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगली सुबह वासिली दानिलोव से कहता है कि वह उसके बारे में लिखना बंद कर दे। वह इस बोझ को और नहीं उठा सकता और सिर्फ एक साधारण सैनिक की तरह लड़ना चाहता है। दानिलोव इसे मानता नहीं और वासिली को अपराधबोध महसूस कराने के लिए साशा को बुला लेता है। छोटा साशा गर्व से बताता है कि उसने कोनिक से जो जानकारी जुटाई है उससे कितना फायदा हुआ। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर वासिली ना नहीं कह पाता और वह साशा को उसे वहां तक ले जाने देता है जहां कोनिक उसका इंतजार कर रहा होगा। जमीन लाशों से ढकी होती है तो वासिली उन्हीं के बीच लेटकर छुप जाता है और इंतजार करने लगता है, लेकिन एक समस्या हो जाती है। लंबे इंतजार में उसे नींद आ जाती है। जब कोनिक अपनी छिपी हुई जगह से उसे देखता है और गोली चलाने ही वाला होता है, तभी एक लूटपाट करने वाला सैनिक वहां
वहाँ पहुंच जाता है। वह वासिली को मरा हुआ समझकर उसका सामान खंगालने लगता है। जर्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जब उन्हें वासिली का पहचान पत्र मिलता है तो वे मान लेते हैं कि वासिली मर चुका है। कोनिग इस पर सहमत नहीं होता, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वासिली के जिंदा होने की संभावना से इनकार करते हुए घर लौटने से इनकार करके कोनिग फिर साशा के पास जाता है और शक के आधार पर उसे बताता है कि वह अगली बार कहाँ होगा। रूसी मुख्यालय में क्रुश्चेव को पता चलता है कि जर्मन लोग वासिली की मौत की खबर फैला रहे हैं और वह दानिलोव पर भड़क उठता है। दानिलोव इस खबर पर यकीन नहीं करता, लेकिन क्रुश्चेव को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह चाहता है कि दानिलोव कुछ भी लिखकर जनता को यकीन दिला दे कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद जब दानिलोव तान्या से उसके घर भेजने की बात कर रहा होता है, तभी लाउडस्पीकर पर भी वासिली की मौत का ऐलान होने लगता है। दानिलोव वासिली को शहीद बताते हुए एक घोषणा लिखने की तैयारी करता है, लेकिन उसी वक्त वासिली खुद लौट आता है। वह बताता है कि वह सो गया था, इसी वजह से उसकी गोली चूक गई और फिर उसे उस आदमी से छुपे रहना पड़ा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर दानिलोव उसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वासिली तान्या के बारे में पूछता है और साशा उसे बताता है कि उसे पहले से पता था कि वासिली जिंदा है और उसने यह बात तान्या को भी बता दी थी, इसलिए वह कोनिग को ढूंढने और बदला लेने स्टेशन चली गई है। दानिलोव और वासिली तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए और जैसे ही वे उसे ढूंढ लेते हैं, वासिली और तान्या एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे दानिलोव को बेहद जलन होती है। मुख्यालय लौटकर वासिली की वीरता पर रिपोर्ट लिखने की बजाय वह दुनिया को यह संदेश भेज देता है कि वासिली गद्दार बन गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि स्टेशन पर कोनिग ने उन्हें देख लिया है और अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि साशा ही जानकारी पहुंचा रहा था। वह साशा को पकड़ लेता है और उसे एक खंभे से लटका देता है ताकि वासिली फंसने आए, लेकिन सबसे पहले तान्या उस शव को देखकर लगभग जाल में फंस जाती है और सिर्फ इसलिए कोनिग के पीछे नहीं जाती क्योंकि वासिली उसे रोक लेता है, कहते हुए कि कोनिग यही चाहता है। दोनों एक योजना बनाते हैं। जब वासिली कोनिग का पीछा करने निकलता है, तान्या दानिलोव से एक मदद मांगती है और दोनों मिलकर मिसेस फिलिपोव के पास जाते हैं ताकि दानिलोव द्वारा दिए गए विशेष पास से उन्हें देश से बाहर भेज सकें। मिसेस फिलिपोव बिना साशा के जाने से इनकार कर देती है, लेकिन उन्हें दुखी न करने के लिए सच बताने की बजाय वे उन्हें कहते हैं कि साशा जर्मनों के साथ चला गया है। मिसेस फिलिपोव को उससे कोई शिकायत नहीं होती अगर इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नाव की ओर जाते समय पास में एक बम फटता है जिससे तान्या घायल हो जाती है। दानिलोव सोचता है कि वह मर गई है और वहां से चला जाता है, लेकिन मिसेस फिलिपोव हार नहीं मानती। वह एक डॉक्टर को समझाती है कि तान्या को साथ ले जाने दे, अपना पास दिखाती है और कहती है कि तान्या उसकी बेटी है। उधर वासिली और कोनिग अपने अपने छिपने के स्थानों पर एक दूसरे की तलाश में बैठे रहते हैं, बिना जाने कि दूसरा कहाँ है। तभी दानिलोव अचानक वासिली के पास आ जाता है और अब जब उसे लगता है कि तान्या मर चुकी है, वह समझता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा और मानवता बचाने लायक भी नहीं है। वासिली के बारे में फैलाए गए झूठों की भरपाई करने के लिए वह खुद को कुर्बान कर देता है। वह खुले में बाहर आता है ताकि कोनिग उसे गोली मारे और अपना ठिकाना जाहिर कर दे। वासिली समझदारी से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता और अब कोनिग को लगता है कि उसने वासिली को भी मार गिराया है, इसलिए वह शव की जांच करने बाहर आता है। वासिली बीच रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वह राइफल तानता है, कोनिग अपनी टोपी उतारकर अपनी किस्मत कबूल कर लेता है। उसे मारने के बाद वासिली उसकी राइफल उठाता है और उसे दानिलोव के शव के साथ छोड़ देता है। 2 महीने बाद जब जर्मन सेना आत्मसमर्पण कर देती है, वासिली को तान्या का पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह जिंदा है और फील्ड हॉस्पिटल में उसकी देखभाल हो रही है। शहर सुरक्षित होते ही वासिली पत्र में दिए पते पर पहुंचता है और दोनों खुशी खुशी मिल जाते हैं।